भारत में जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो उसी समय हमारे भारत देश में सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम क्या दिया बेटा? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। बेटा क्या नाम दे दिया? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। और यह इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। यह लीग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तो बेटा यह संगठन इसलिए बनाया गया था क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी उसमें कहीं ना कहीं औपनिवेशिक राज्य की बात की गई थी और सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि भारत एक औपनिवेशिक राज्य ना बने। लेकिन कांग्रेस ने उस समय नेहरू रिपोर्ट को क्या स्वीकार कर लिया था? कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को क्या कर लिया था बेटा? स्वीकार कर लिया था। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की 1928 में। तो संस्थापक कौन है बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। परिणाम निकल के यह आया कि इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को ठुकरा दिया। कुल मिलाके इनने और इनके समर्थकों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और विरोध करने का कारण बताया कि हम क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, हम औपनिवेशिक राज्य नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी समय भारत देश में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। हाँ बेटा, इसी समय जब यह गतिविधियां चल रही थी तो भारत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वह कहां होता बेटा? लाहौर में, जिसे हम बोलते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। भारत देश में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था वह कब हुआ था? 1929 में। और जिसके अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनको कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया और जब वह अध्यक्ष बने तो उन्होंने संपूर्ण कांग्रेसियों और अन्य दलों के सामने अपनी बात रखा और बात रखने के बाद परिणाम यह निकला कि सभी ने यह माना कि भैया पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको बताया कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं और भारत देश कभी औपनिवेशिक राज्य नहीं बनेगा। क्या आपकी राय है? तो सभी जो प्रमुख नेता थे और अन्य दल के थे उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया। जब पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया तो संपूर्ण भारत में स्वाधीनता की मांग उठ गई। किसकी बात मांग उठ गई बेटा? स्वाधीनता की मांग उठ गई। संपूर्ण भारत देश में हर जगह हर कोने में अब किसकी बात होने लगी? पूर्ण स्वराज की बात होने लगी, स्वाधीनता की बात होने लगी। हाँ बेटा, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वाधीनता की बात होने लगी संपूर्ण भारत में। और जब पूर्ण स्वाधीनता की बात होने लगी तो स्वराज का अर्थ निकल के आया कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कीजिए, पूर्ण रूप से हमें क्या करिए? स्वाधीनता दीजिए, स्वतंत्र करिए। यह भारत में नारा गूंज उठा, बुलंद हो गया यह नारा। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर कब बेटा? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडे को फहराया। इसी समय रावी नदी के तट पर तिरंगा को झंडे को फहराया और यह घोषणा की कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। सभी देशवासियों को बोला। जब यह बात अन्य कांग्रेसियों को पता चला तो इसी समय जो भारत देश के जो कांग्रेस काम कर रही थी तो कांग्रेस की एक कमेटी थी जिसे बोलते कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की बैठक हुई कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी है कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को। जब यह बात वर्किंग कमेटी ने बैठक में रखी, कब? और वर्किंग कमेटी की बैठक कब हुई बेटा? 2 जनवरी 1930 को। वर्किंग कमेटी की बैठक हुई 2 जनवरी 1930 को। क्यों यह वर्किंग कमेटी की बैठक हुई? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? लाहौर रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और घोषणा क्या किया था? आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसलिए यह वर्किंग कमेटी की बैठक की गई थी। यह कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 को। परिणाम क्या निकला बेटा? तो परिणाम यह निकला 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का संपूर्ण भारत को आदेश दे दिया गया। अब संपूर्ण रूप से क्या आदेश दिया गया संपूर्ण भारत को? अभी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नहीं था, लेकिन इस समय जब वर्किंग कमेटी ने घोषणा की तो संपूर्ण देशवासियों को यह मैसेज गया कि अब तो 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे ही मनाएंगे। इस कारण भारत देश में आजादी से पहले ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना लिया गया था। ठीक है, यहीं पर हमारे भारत देश में एक नया आंदोलन की पृष्ठभूमि बनकर तैयार होगी और वह नया आंदोलन क्या होगा बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आएगा बेटा? 1930 में। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार यह प्रारंभ होगा, इसके इतिहास की हम पृष्ठभूमि को देखेंगे और जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बनकर क्यों तैयार हुई। हाँ दोस्तों, हम अब क्या जानने वाले हैं कि भारत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बनकर क्यों तैयार हुई, यह इसके इतिहास को हमें जानना है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अब संपूर्ण
कांग्रेस, जब 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया पूर्ण रूप से, तो अन्य कांग्रेसी नेता और भी दलों ने गांधी जी को पुनः बोला कि गांधी जी, अब आपके कंधों में हम संपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं, अब आप संपूर्ण भारत को पुनः एक करिए। क्यों? क्योंकि भैया जो चोरा चोरी हत्याकांड हुई थी, वहां से बहुत सारे नेता गांधी जी से नाराज चल रहे थे, और भी अन्य कारणों से गांधी जी से अन्य नेता भी नाराज चल रहे थे और अन्य संगठन भी नाराज चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस संगठन ने पुनः गांधी जी को बोला कि हम सारी जिम्मेदारी आपको कंधों में देते हैं। जब संपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई तो गांधी जी ने बड़ी चतुराई से उसको स्वीकार किया कि ठीक है, मैं आपकी बातों को स्वीकार करता हूं और संपूर्ण भारत को एक करने की कोशिश करता हूं, जिसमें किसान, मजदूर, बड़े व्यवसायी, मतलब जो बड़े बड़े रोजगार करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सब लोगों का साथ मुझे मिल जाए। तो गांधी जी ने क्या किया? सबसे पहले तो एक उनका पत्र चलता था बेटा, गांधी जी ने एक पत्र चलता था गांधी जी का, और उस पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। क्या नाम से चलता था? यंग इंडिया, मतलब अखबार कह सकते हो आप। ये गांधी जी का एक पत्र चलता था जो संपूर्ण सूचना देश भर में फैल जाती थी, मतलब उस अखबार में छाप देते थे तो सारी सूचना लोगों तक पहुंच जाती थी। तो गांधी जी ने एक पत्र छपता था जिसका नाम क्या था? यंग इंडिया। तो उन्होंने क्या किया? यंग इंडिया जो पत्र चलता था 30 जनवरी 1930 को बेटा, कब? 30 जनवरी 1930 को एक लेटर बनाया। क्या बनाया? एक लेटर बनाया, और उसमें क्या किया? 11 सूत्री मांग रखा। हाँ बेटा, कितनी सूत्री मांग? 11 सूत्री मांग रखा। और उस लेटर को, जो अपना यंग इंडिया जो पत्रिका चल रही थी, यंग इंडिया पत्र में उसको रख दिया, ताकि यह जो पत्र है जो कहां तक पहुंचे? ब्रिटेन में जो बैठा है महारानी के दरबार में रैमजे मैकडोनाल्ड और हमारे भारत देश का वायसराय लॉर्ड इरविन इस लेटर को पढ़ ले। तो यह लेटर पहुंचा भी, लॉर्ड इरविन ने पढ़ा भी, और रैमजे मैकडोनाल्ड तक भी सूचना पहुंची ब्रिटेन में, लेकिन इसका कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आया। इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस पत्र में क्या 11 सूत्री मांग थी, उसको जानना हमें आवश्यक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गांधी जी के उस पत्र में क्या थी 11 सूत्री मांग? तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा था? रुपए की विनिमय दर कम किया जाए। हाँ बेटा, रुपए की विनिमय दर कम किया जाए। कि अब किसानों को भी अपने पक्ष में करना है, मजदूरों को भी, तो किसान को भी उन्होंने बोला कि किसान से जो लगान वसूलते हैं आप लोग 50% कम कर दी जाए। मतलब जो किसानों से आप लगान वसूल रहे हैं उसको 50% कम कर दी जाए। और बोले जो सिविल सर्विस का कार्य कर रहे हैं उनकी पेमेंट आधी कर दिया जाए। अगला क्या लिखा था? फौजी का, जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, उनका क्या कर दिया जाए? 50% खर्चे कम कर दिया जाए। मतलब 50% खर्चे का वहन आप करिए और उनका 50% खर्चे कम होना चाहिए। अगली क्या लिखा था? विदेशी कपड़ा बंद होना चाहिए और भारतीय कपड़े का आविष्कार होना चाहिए। और क्या बोला था? तटीय यात्रा विधेयक पास होना चाहिए। मतलब जो तट होता है, तटों में यात्रा के लिए पाबंद लगा रखा था अंग्रेजों ने, उन्होंने बोला कि भारतवासी तट की यात्रा पे जा सके, ऐसा विधेयक लाया जाए। अगली बात लिखा था सीआईडी विभाग खत्म होना चाहिए। मतलब सीआईडी विभाग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भारतीय लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र और हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। 9वीं बात क्या लिखी थी बेटा? नमक कर समाप्त किया जाए। कौन सा कर बेटा? नमक कर समाप्त किया जाए। 10वीं मांग क्या थी बेटा? नशीली वस्तुओं को भारत देश में बंद कर दी जाए। और 11वीं बात क्या लिखी थी? जो हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, आपने कैद करके रखा है हत्या के आरोप में और आपने इसे साबित नहीं किया है, उनको जल्द से जल्द जेल से रिहा कर दिया जाए। इस प्रकार गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी, जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड और ब्रिटेन की महारानी ने कोई ध्यान नहीं दिया, न ही भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया तो गांधी जी ने बोला यार ये क्या कर रहे हैं, हमारी बातों को तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो क्या किया गांधी जी ने? पुनः कब बेटा? गांधी जी ने 6 मार्च 1930 को, कब बेटा? 6 मार्च 1930 को पुनः पत्र लिखा। किसको पुनः पत्र लिखा? जो भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था बेटा? लॉर्ड इरविन। उसको पुनः पत्र लिखा कब? 6 मार्च 1930 को कि भैया मैंने जो 11 सूत्री मांगा हूं उसे आप क्या करिए? स्वीकार करिए। लेकिन जो वायसराय था वह टस से मस नहीं हुआ। मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोई मांग करते हैं और अपन साइड से गुजर जाए तो कितना बुरा लगता है। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि यार मेरी तो यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है, क्या करूं मैं? तो क्या किया उन्होंने क्या किया? जब उनको यह पता चला कि यह तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उन्होंने बोला कि भैया प्रतिक्रिया दे दो, नहीं तो मैं उनको डराया कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करूंगा। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इरविन ने पुनः कोई ध्यान नहीं दिया।
गांधी जी ने सोचा कि यार कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यार अब गांधी जी ने अपने विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने बोला कि यार अब किसको आधार बनाऊं ताकि संपूर्ण भारतवासी मेरे पक्ष में आ जाए और ब्रिटिशों के खिलाफ खड़ा हो जाए। भारतवासी जितने भी भारत में संगठन चल रहे हैं सभी ब्रिटेन वासियों के विरोध में आ जाए। तो उन्होंने आधार बनाया किसको बेटा? नमक को आधार बनाया। नमक को ही आधार क्यों बनाया? नमक को आधार इसलिए बनाया कि नमक में बहुत कम राशि बनाने में लगती है और उसमें अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे और नमक हर व्यक्ति उपयोग करता है भारत देश में और संपूर्ण विश्व में। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं नमक संबंधी बातों को लेकर आगे बढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं पुनः भारत एक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मजदूर भी आ जाएंगे और पूंजीपति भी आ जाएंगे और उद्योगपति भी आ जाएंगे, मतलब सभी लोग आ जाएंगे नमक को लेकर। तो गांधी जी ने आधार किसको बनाया बेटा? नमक को बनाया। नमक सत्याग्रह प्रारंभ होगा भारत देश में। किसकी पृष्ठभूमि बनकर तैयार हुई बेटा? नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि बनकर तैयार हुई, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। अब गांधी जी क्या करेंगे? जब लॉर्ड इरविन कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा तो साबरमती आश्रम में अपने जो अनुयायी थे या समर्थक, अनुयायी बोल सकते हैं या समर्थक बोल सकते हैं, तो अपने समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, वहां बैठ के चर्चाएं कर रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे रणनीति बनाया जाए। तो उन्होंने रणनीति जब बना लिए तो उन्होंने आधार बनाया किसको? नमक को। और वहीं से साबरमती आश्रम से अपने अनुयायी जो थे, उस समय उनके अनुयायी या समर्थक कितने लोग थे बेटा? 78। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, अहमदाबाद के पास में, वहां 78 समर्थकों के साथ पद यात्रा प्रारंभ कर दी। गांधी जी उठे और बोले चलो मेरे साथ, ठीक है, और सभी लोग पद यात्रा में निकल पड़े। अब देखिए यहाँ बड़ी मजेदार बातें हैं। गांधी जी निकल पड़े पद यात्रा में। सब लोग पूछ रहे कहां जा रहे हैं? तो बोले दांडी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दांडी जा रहे हैं। धीरे 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 आगे बढ़ते गए गांधी जी और पीछे पीछे बहुत संख्या में लोग बढ़ने लगे। जब उन्होंने पलट के देखा तो 78 समर्थकों के साथ गांधी जी निकले थे, लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते कहा जाता है कि लाखों की संख्या में लोग गांधी जी के पक्ष में आ गए थे। कहीं ना कहीं गांधी जी की रणनीति सही साबित हुई कि भैया मैंने जो सोचा वह सही हुआ, पुनः मुझे समर्थन भारतवासियों का मिल गया। और यह इस समय यूएसए का एक पत्रकार था जिसका नाम क्या था? बेब मिलर। वो गांधी जी के साथ चल रहा था। मतलब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जब दांडी मार्च चल रहा था तो यूएसए का कौन पत्रकार गांधी जी के साथ था? तो आंसर रहेगा बेटा बेब मिलर। तो नाम बेटा बेब मिलर। यह 78 समर्थकों के साथ कितने दिन तक चले गांधी जी? धीरे 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 कितने दिन तक? 24 दिनों तक चले, जिसमें 241 मील की दूरी तय की। कितना मील बेटा? 241 मील की दूरी तय की। अगर किलोमीटर में बोले तो 375 किलोमीटर की दूरी पर गए, दांडी नामक जगह पर वहां रुक गए। और उन्होंने वहां कब पहुंचे? वो दांडी नामक जगह पर 5 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचे थे बेटा? 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर जाकर रुक गए गुजरात में। जब रुके तो उन्होंने अंग्रेजों को बोला कि देखो मैं अवैध तरीके से नमक बनाकर आपने जो कानून बनाया उसको मैं तोड़ता हूं। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर अवैध तरीकों से कानून को तोड़ दिया और उसी समय घोषणा आदेश दिया कि आपकी जो गुजरात में धरासना नामक कार्यशाला है, नमक की एक कार्यशाला थी बेटा गुजरात में। कहां पे बेटा? गुजरात में। क्या नाम है? धरासना। क्या नाम है? धरासना। क्या नाम है? धरासना। गुजरात में नमक की एक कार्यशाला था। उन्होंने आदेश दिया, किसने? गांधी जी ने, कि हम इसमें धावा बोलकर क्या करेंगे? यहाँ भी नमक कानून को तोड़ेंगे। कहां पे? गुजरात के धाराशाही में। यह ब्रिटेन के जो सैनिक थे वायसराय को पता चला यार गांधी जी तो धरासना जो नामक कार्यशाला है उसमें भी धावा बोलने वाले हैं, वहां भी नमक कानून को तोड़ने वाले हैं। इससे पहले कि वो वहां जाते, अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटिशों ने क्या किया? 5 मई 1930 को गांधी जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। कब बेटा? 5 मई 1930 को। और जब 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कहां रखा गया था? पूना जो महाराष्ट्र में आता है, वहां की यरवदा जेल में रखा गया। पुणे महाराष्ट्र की जो जेल थी उसका नाम क्या था बेटा? यरवदा जेल में रखा गया। गांधी जी अब चले गए थे। कहीं ना कहीं आंदोलन कैसा हो गया था? धीमा न पड़ जाए इसलिए उनका तुरंत गांधी जी का जो स्थान लिया था वो किसने लिया था? अब्बास तैयब जी। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। एग्जाम में प्रश्न आता बेटा कि गांधी जी को जब नमक कानून के बाद गिरफ्तार किया गया था तो गांधी जी का स्थान किसने लिया था? तो आंसर क्या रहेगा बेटा? अब्बास तैयब जी। किसने? अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान ले लिया। जब अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया, मतलब जो कार्य गांधी जी कर रहे थे उसका नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। और गांधी जी कहां चले गए बेटा? यरवदा जेल में चले गए। अब हमारे भारत के कुछ क्रांतिकारी नेता थे 31 मई 1930 को। उन क्रांतिकारी नेता का नाम क्या है? सरोजनी नायडू, दोस्त इमाम, मणिलाल गांधी। धरासना में धावा बोल दिए। गांधी जी के आदेश का पालन किया। उन्होंने बोला कि गांधी जी ने बोले थे और इसी कारण उनको जेल में डाला गया। इन लोगों ने क्या किया? धरासना की जो नमक कार्यशाला थी उसमें धावा बोल दिया और अवैध तरीके से नमक बनाकर वह कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया।
लेकिन जब कानून को तोड़ा तो इस समय ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया बेटा, लाठीचार्ज कर दिया। क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया। और यह लाठीचार्ज में बहुत सारे कांग्रेसी नेता या अन्य दल के नेता गंभीर रूप से घायल हुए। और यूएसए का जो पत्रकार था उन्होंने एक पत्र लिखा, और वह पत्र क्या था बेटा? न्यू फीमेन। कौन सा पत्र बेटा? न्यू फीमेन पत्र लिखा। और न्यू फीमेन पत्र में उसने अपनी आंखों देखा वर्णन किया। किसने? बेब मिलर ने। किसने? बेब मिलर ने अपनी आंखों देखा वर्णन किया इसका, जो उन्होंने लाठीचार्ज किया था गुजरात के धारासाया में। जो गुजरात के कहा बेटा? गुजरात के कहां पे? धरासना में लाठीचार्ज किया था। तो उन्होंने कहा यह अंग्रेजों की क्रूरता की एक निशानी थी। कुल मिलाके अंग्रेज अपना आपा खो बैठे थे। इसी समय जब उन्होंने यह सब क्रूरता किए तो हमारे संपूर्ण भारत में जगह जगह आंदोलन जन्म ले चुके। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, पेशावर वाले भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पेशावर भी उस समय भारत में था। तो पेशावर वाले इलाके में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था बेटा? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया? यह सब गतिविधियों चलते हुए उन्होंने एक ऐसा संगठन तैयार किया, असहयोग आंदोलन दल तैयार किया। कौन सा? असहयोग आंदोलन दल, मतलब किसी को सहयोग ना करने वाला किसी भी प्रकार का। तो क्या किया उन्होंने? बोला गांधी जी टेंशन मत लो, आप जेल में जरूर हैं, लेकिन मैंने क्या किया हूं? पश्चिमी पेशावर वाले इलाके में एक ऐसा दल तैयार किया हूं जो ब्रिटिशों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेगा। और वह दल लाल कपड़े पहनता था। जितने भी उसके सदस्य गण थे वो सब कैसे कपड़े पहनते थे? लाल कपड़े पहनते थे। इसीलिए इसे क्या बोला गया? लाल कुर्ती आंदोलन। किसे बेटा? जो हमारा पश्चिम पेशावर इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो उसने क्या बोला? असहयोग आंदोलन जब दल तैयार किया, और उसी दल को किस नाम से जाना गया बेटा? खुदाई खिदमतगार। किस नाम से? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। कौन सा? खुदाई खिदमतगार आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन। याद रखिएगा बेटा, कौन सा? लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमतगार आंदोलन। यह किधर से कहां हुआ था? तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पेशावर वाले इलाके में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और यह कैसे कपड़े पहनते थे? लाल कपड़े पहनते थे, मतलब कुर्ता पहनते थे लाल कलर का। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाल कुर्ती आंदोलन। पश्चिम साइड यह गतिविधियां चल रही थी। अब हम पूर्व में देखते हैं। तो पूर्व में हमारे मणिपुर का एक प्रमुख नेतृत्व आंदोलनकारी था जिसका नाम क्या था? यदुनाग। क्या नाम था? यदुनाग नेतृत्व कर रहा था मणिपुर से, मतलब पूर्वी क्षेत्र में भारत के जो यदुनाग जो प्रमुख लीडर था वह नेतृत्व कर रहा था। और उसके नेतृत्व में कौन शामिल थे? नागांव लोग शामिल थे। ब्रिटिशों के विरोध में यह कार्य कर रहा था। और इसने जो आंदोलन चलाया था, करबंदी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? करबंदी आंदोलन। याद रखिएगा बेटा, भारत के पूर्व में करबंदी आंदोलन जो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? यदुनाग के द्वारा, यदुनाग और नागांव के द्वारा। और जब यदुनाग ने यह आंदोलन तीव्र किया तो ब्रिटिशों ने इसके साथ भी दुर्व्यवहार किया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद यदुनाग को फांसी की सजा सुनाई गई। याद रखिएगा, यदुनाग को फांसी की सजा सुनाई गई। इसी समय यदुनाग की एक बहन थी, उस बहन का नाम क्या था? रानी जिंदालू। क्या नाम था बेटा? रानी जिंदालू। रानी जिंदालू ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जब ब्रिटिशों ने देखा कि रानी जिंदालू फिर नेतृत्व करने लगी है, फिर आंदोलन तेज होने लगा है, तो इन्होंने क्या किया? रानी जिंदालू को गिरफ्तार कर लिया और महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक है, और उसे आजीवन कारावास में डाल दिया। ठीक है बेटा, कैसा कारावास? आजीवन कारावास, मतलब जीवन भर वह कहां रहेगी? जेल में रहेगी। यह भी अंग्रेजों की क्रूरता को दर्शाता है कि एक महिला के साथ भेदभाव किया उन्होंने, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि एक दिन ऐसा आएगा, रानी गेंदालू को संपूर्ण भारतवासी और संपूर्ण विश्व याद करेगा। किसे? रानी गेंदालू को। इसी समय हमारी बंगाल और बिहार में, कहा बेटा? बंगाल और बिहार वाले एरिया में एक आंदोलन और चल रहा था जिसे चौकीदारी कर आंदोलन। बंगाल और बिहार में कौन सा आंदोलन बेटा? चौकीदारी कर आंदोलन। और यहाँ प्रमुख एक महिला लीडर थी जिसे प्रभावती देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभावती देवी। गुजरात और उत्तर प्रदेश में भू राजस्व आंदोलन चालू हो गया। इसी समय गुजरात और उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन? भू राजस्व आंदोलन। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी, तमिलनाडु में बेटा किसने? श्री राजगोपालाचारी ने कौन सा आंदोलन चालू किया? नमक सत्याग्रह चलाया। कौन सा सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह। और तिरुचनापल्ली से कहां तक? बेदरान तक। तमिलनाडु में तिरुचनापल्ली से बेदरान तक उन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया। किसने? श्री राजगोपालाचारी ने। इस राज्य में, तमिलनाडु में। इसी समय महाराष्ट्र और कर्नाटक और मध्य भारत, हमारे भारत देश के महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में एक नया इसी समय आंदोलन चलने चालू हो गया, जंगल उल्लंघन आंदोलन। इस कारण अंग्रेज
पूर्ण तरीके से भारत में परेशान हो गए थे। क्यों भारत में परेशान हो गए थे? देखिएगा, मध्य भारत और महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले इलाके में जंगल उल्लंघन आंदोलन चल रहे हैं। इधर देखा जाए गुजरात उत्तर प्रदेश में भू राजस्व कर आंदोलन चल रहा है। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह चल रहा है। पूर्वी क्षेत्र में क्या चल रहा है? करबंदी आंदोलन चल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में क्या चल रहा है भैया? असहयोग आंदोलन दल तैयार है और असहयोग आंदोलन दल अपना काम कर रहा है। ऐसे संपूर्ण भारत में इस समय आंदोलन ही आंदोलन चालू हो गया था। ब्रिटेन वासियों को समझ नहीं आ रहा था कि हम भारत के लिए करें तो क्या करें। ठीक है, और यही सब कारणों के कारण ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कठोर दमनकारी नीति को अपनाई, बहुत कठोर दमनकारी नीति अपनाई। और जब बहुत कठोर दमनकारी नीति अपनाई, लगभग कहा जाता है कि हजारों की संख्या में लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालने लगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, पिटाई करने लगे और अन्य तरीके से हथकंडे भी अपनाने लगे। मतलब कुल मिला के पूर्णता की स्थिति में पूर्णतः आ चुके थे कौन? ब्रिटिश। यही सब कारणों के कारण पुनः भारत एक हुआ। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इन सब परिस्थितियों के कारण पुनः भारत एक बन तैयार हुआ। अब भारत देश में नया आंदोलन की पृष्ठभूमि बनकर तैयार होगी। इस प्रकार भारत में क्या चालू होगा? पुनः एकता आएगी और नया आंदोलन प्रारंभ होगा, जिसे क्या बोलेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रकार हमने भारत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के इतिहास को जाना। अगली क्लास में बेटा हम क्या करेंगे? संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन को जानेंगे। इस आंदोलन में क्या होगा, क्या घटनाक्रम घटेगी और उसको समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, यह चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।